हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेडलम वीडियो। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 4 नवंबर 2020। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं आज की न्यूज़। फर्स्ट इज 2020 मालाबार एक्सरसाइज जो है ये 3 नवंबर से 6 नवंबर में इसका फर्स्ट फेज़ होगा जो कि विशाखापट्टनम के तट पर किया जाएगा और ये 2 फेजेस में होगी। फर्स्ट फेज जो है वो शुरू हो चुका है, सेकेंड फेज जो है इसका ये अरेबियन सी में होगा। इसमें इंडिया की नेवी, यूएस नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी यानी कि क्वाड कंट्रीज़ की जो क्वाड ग्रुप है उसकी चारों ही कंट्रीज़ की नेवी जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है और ये पहली नेवल एक्सरसाइज है जिसमें चारों कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस बार स्पेशल इनविटेशन दिया गया था ऑस्ट्रेलियन नेवी को इस एडिशन के लिए और ये मालाबार एक्सरसाइज का 24वां संस्करण है, 24th एडिशन है। मालाबार एक्सरसाइज जो है ये एक नौसैनिक अभ्यास है यानी कि एक नेवल एक्सरसाइज है जो 1992 में स्टार्ट हुई थी। स्टार्टेड एज अ बायलेटरल एक्सरसाइज यानी कि द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी इंडिया और यूएस के बीच में। इसके बाद जापान ने इस एक्सरसाइज को 2015 में ज्वाइन किया था तो फिर ये त्रिपक्षीय बन गई। फॉर द फर्स्ट टाइम क्वाड कंट्रीज विल टुगेदर कंडक्ट नेवल एक्सरसाइज एज द रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मालाबार 20। तो पहली बार क्वाड देश जो है वो एक साथ नौसैनिक अभ्यास करेंगे क्योंकि रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना जो है वो भी मालाबार का हिस्सा है और क्योंकि कोविड-19 है इसकी वजह से ये नॉन कॉन्टैक्ट सी ओनली एक्सरसाइज की तरह कंडक्ट की जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया था इसका जो फेज 2 है वो अरब सागर में कंडक्ट किया जाएगा मिड ऑफ नवंबर में। क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मालाबार एक्सरसाइज 2020। मालाबार एक्सरसाइज 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। Royal Australian Navy is participating in the 2020 edition of Malabar exercise. Malabar exercise 2020 is the 24th edition of Malabar series of exercise. Malabar अभ्यास 2020 मालाबार श्रृंखला के अभ्यास का 24वां संस्करण है। Exercise being conducted as a non-contact at sea only exercise. अभ्यास केवल गैर संपर्क के रूप में समुद्र में किया जा रहा है and it was initially a trilateral exercise and was later जॉइंट बाय ऑस्ट्रेलिया इन 2015। शुरू में एक त्रिपक्षीय अभ्यास था और बाद में ये 2015 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसमें प्रवेश किया गया था। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी क्योंकि यहाँ पर ये पहले एज अ बायलेटरल एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी यानी कि द्विपक्षीय जो है ये एक्सरसाइज के रूप में स्टार्ट हुई थी। इसके बाद 2015 में इसमें जापान ऐड हुआ था। ओके, ऑस्ट्रेलिया इस बार 2020 वाले में पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द 206th सेशन ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ आईपीयू, दुआर्तो पचेको ऑफ पोर्तुगल हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो जैसा हमने कल पढ़ा था कि आईपीयू के गवर्निंग काउंसिल का 206वां सत्र चल रहा है और उसका एक जो उद्देश्य था ये था कि जो प्रेसिडेंट है आईपीयू का उसको इलेक्ट करना है। तो यहाँ पर पोर्तुगल के दुआर्ते पचेको इनको जो है इलेक्ट कर लिया गया है और इनका जो टर्म है ये 2020 से लेकर 2023 तक रहेगा। ये प्रेसिडेंट रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 3 years आईपीयू के। जो गवर्निंग काउंसिल है आईपीयू की वो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। आईपीयू एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय संसदों का एक वैश्विक संगठन है। ये 1889 में इस्टेब्लिश हुआ था एज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। तो सांसदों के एक छोटे समूह के रूप में ये स्थापित हुआ था। करंटली इसमें 179 मेंबर पार्लियामेंट्स हैं और कुछ एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। इसका स्लोगन है फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन, लोकतंत्र सभी के लिए, एंड इसके हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। दुआर्ते पचेको, मार्कस त्रोजो, हॉलिन जाओ एंड डेविड बीजली। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज दुआर्तो पचेको। इनको ये पोर्तुगल के हैं, इनको इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन।
मार्कस त्रोजो जो हैं ये करंटली प्रेसिडेंट हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के, ठीक है, जो ब्रिक्स नेशन का बैंक है। एंड इसके अलावा डेविड बीजली जो हैं ये जो अभी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, आपको याद होगा कि इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है और डेविड बीजली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट इज रिलायंस जियो को टाइटल स्पॉन्सर अनाउंस किया गया है और विमेंस T20 चैलेंज 2020, और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई स्पॉन्सर है वो BCCI के साथ पार्टनरशिप कर रहा है एक्सक्लूसिवली फॉर विमेंस T20। विमेंस T20 चैलेंज जो है ये स्टार्ट हो चुका है, 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में कंडक्ट किया जाएगा शारजा UAE में। BCCI की हम बात करें तो ये इसकी फुल फॉर्म पहले आप पढ़ लीजिए, कई एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, ये इंडिया की गवर्निंग बॉडी है फॉर क्रिकेट। ये 1928 में स्टैब्लिश हुआ था एज अ सोसाइटी, रजिस्टर हुआ था ये। इसके हेडक्वार्टर्स वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित हैं। पहले BCCI के प्रेसिडेंट थे ग्रंथ गोवन, ठीक है, एंड देन उसके बाद फर्स्ट सेक्रेटरी जो है BCCI के वो थे एंथनी डी मेलो, ठीक है। एंड जो करंट प्रेसिडेंट है BCCI के वो है सौरव गांगुली, और जो करंट सेक्रेटरी है BCCI के वो जय शाह हैं। क्वेश्चन आपके लिए, डैश इज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ विमेंस T20 चैलेंज 2020। महिला के T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? वीवो, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, ड्रीम 11। वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रिलायंस जियो। ड्रीम 11 जो है ये IPL का स्पॉन्सर है, टाइटल स्पॉन्सर है। नेक्स्ट इज प्रकाश पूरब ऑफ श्री गुरु रामदास जी। सो जो गुरु रामदास जी थे ये सिख के चौथे गुरु थे एंड इनका जन्म 24 सितंबर 1534 में हुआ। ही वॉज बॉर्न एज जेठा, इनका जो जन्म का नाम था वो जेठा था और बाद में इनको गुरु रामदास का नाम दिया गया। ये सिख गुरु बने 1574 में। इन्होंने अमृतसर के पवित्र शहर की स्थापना की। ये अलग अलग जगह से लोगों को एक जगह पर लेकर आए, जो पहले एक जंगल था और फिर बाद में उसमें गोल्डन टेम्पल बना, और जो आसपास की जो लेक वाला एरिया है वो बनाया गया। इसके साथ साथ उन्होंने मंजी सिस्टम को भी एक्सटेंड किया जो गुरु अमरदास के द्वारा लाया गया था, और इसके साथ उन्होंने मसांद इंस्टीट्यूशंस को अभी विस्तार किया। मसांद क्या होते हैं? ये सिख समुदाय के नेता होते हैं जो गुरु से दूर रहते हैं। दे लिव फार फ्रॉम द गुरु but they acted to lead the distant congregations, their mutual interactions and collect revenue for Sikh activities and temple building। तो ये अपने आपसी बातचीत का नेतृत्व करने, सिख गतिविधियों को देखने के लिए और मंदिर निर्माण के लिए राजस्व इकट्ठा करने के लिए ये लोग काम करते थे। और ये जो गुरु रामदास थे, इन्होंने अपने बेटे को जो नेक्स्ट गुरु है वो सिख गुरु अपॉइंट किया, ठीक है। ऐसा इन्होंने मतलब ऐसा करने वाले पहले सिख गुरु थे। तो 5th सिख गुरु जो थे वो गुरु अर्जन देव थे, जो कि गुरु रामदास के पुत्र थे। सो क्वेश्चन आपके लिए, हु इज द 4th सिख गुरु? चौथे सिख गुरु कौन है? गुरु गोबिंद सिंह, गुरु अर्जन देव, गुरु रामदास एंड गुरु अमरदास। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज गुरु रामदास। नेक्स्ट इज यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक स्पेशल कवर रिलीज किया टू सेलिब्रेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जो डिपार्टमेंट है ये अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा है, पूरे वर्ष करेगा ये मई 3, 2020 से लेकर मई 3, 2021 तक। एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत ही अहम जो है भूमिका निभाई है वैज्ञानिक उपलब्धि में। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो 1971 में ये इस्टेब्लिश हुआ था एंड इसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रसार में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन द प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई पॉलिसी होती है या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, नेशन की सिक्योरिटी इंश्योर हो सके, और जो भी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सहायता प्रदान करना, ये सभी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उद्देश्य हैं, उसके कार्य हैं। इट ऑल्सो प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। ये अत्याधुनिक तकनीकों के विकास को भी बढ़ावा देता है
और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ये काम करता है। तो क्वेश्चन आपके लिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज सेलिब्रेटिंग इट्स डैश एनिवर्सरी इन द ईयर 2021। 2020 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अपनी डैश वर्षगांठ मना रहा है, 25वीं, 50वीं, 74वीं, 56वीं। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 50th anniversary is being celebrated. Next is an MOU has been signed between IREDA, that is Indian Renewable Energy Development Agency, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, कौन सा? ये भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी और नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, और ये वर्ष 2020-21 के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। IRDA has financed more than 2,700 renewable energy projects in India till 2nd of November. तो अब तक जो 2,700 जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, इसको IRDA जो है ये फाइनेंस कर चुका है। और गवर्नमेंट ने रेवेन्यू टारगेट रखा है ₹2,406 करोड़ का अंडर द एक्सीलेंट रेटिंग अलॉन्ग विद वेरियस परफॉर्मेंस रिलेटेड पैरामीटर्स। तो सरकार ने विभिन्न प्रदर्शन संबंधित मापदंडों के साथ उत्कृष्ट रेटिंग के तहत 2,406 करोड़ का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। IREDA की हम बात करें कि ये मणिरत्न कंपनी है जो कि नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये जो भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर कोई स्कीम होती है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड है थ्रू न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज, उनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करती है उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि किसी पर्टिकुलर या तो कोई स्कीम हो या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से संबंधित हो, नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा से। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो करेंटली आनंद कुमार जो है इसको हेड कर रहे हैं। ये एक नोडल एजेंसी है जो डील करती है कोई भी मैटर हो नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा से संबंधित, उससे डील करती है। और साथ ही जो नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा के डेवलपमेंट में जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको सप्लीमेंट करने के लिए उसका डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली एन MOU हैज बीन साइन बिटवीन डैश एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर सेटिंग अप टारगेट्स फॉर द ईयर 2020-21। हाल ही में वर्ष 2020-21 के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और डैश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। IREDA, IAEA, IUCN एंड FAO। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज IREDA। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक रीजनल सेंटर जीरकपुर पंजाब में इनॉग्रेट किया गया है। पंजाब के जीरकपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स कौन है? किरेन रिजिजू, इनके द्वारा किया गया है। ये जो नया सेंटर होगा ये नॉर्दर्न बेल्ट के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा, उसका मेन सेंटर की तरह एक्ट करेगा। अब तक जो है 10 रीजनल सेंटर थे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, लेकिन ये 11वां रीजनल सेंटर बन गया है और इसको बनाया गया है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। जीरकपुर इज अ सैटेलाइट टाउन इन पंजाब। पंजाब में एक ये शहर है जीरकपुर जो कि शिवालिक फुट हिल्स पर लोकेटेड है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हम बात करें, कुछ समय पहले न्यूज़ में था क्योंकि इसने अपना नया लोगो भी रिलीज किया था। ये एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है 9th एशियन गेम्स की जो कि 1982 में दिल्ली में हुए थे। इसके हेडक्वार्टर्स जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम JLN स्टेडियम नई दिल्ली में है और कोई भी चीज़ें होती हैं रिलेटेड टू द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया उसको ये सपोर्ट करता है। इसके डायरेक्टर जनरल है संदीप प्रधान। क्वेश्चन आपके लिए, वेयर इज द न्यू रीजनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मंडी हिमाचल प्रदेश, रोहतक हरियाणा, जीरकपुर पंजाब एंड आगरा उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
Next is INS Aravat has reached Sudan for providing food assistance as a part of Mission Sagar 2. तो मिशन सागर 2 के तहत INS एरावत जो है ये सूडान पहुंचा और इसने फूड असिस्टेंस ये लेकर गया। इससे सूडान गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी कोविड-19 जैसी समस्या और नेचुरल कैलामिटी से लड़ने में। INS एरावत जो है ये 100 टन का कंसाइनमेंट खाने का लेकर गया सूडान में और मिशन 2 के अंतर्गत ये INS एरावत जो है ये फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सूडान, साउथ सूडान, जिबूती और एरिट्रिया को। इसके अलावा इंडिया ने पहले मिशन सागर के अंतर्गत जब हमने पढ़ा था मई में कि उन्होंने फूड और मेडिसिन प्रोवाइड की थी मालदीव्स, मॉरिशस, सीशल्स, मेडागास्कर, कॉमोरोस आइलैंड्स में जो इंडियन ओशन रीजन में लाई करते हैं सारे। ठीक है, ये कहाँ पे लाई करते हैं सारे? इंडियन ओशन में लाई करते हैं, इंडियन ओशन रीजन में। ओके, मिशन सागर की हम बात करें तो प्रधानमंत्री का जो सागर विजन है उससे ये इंस्पायर्ड है, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, सभी के लिए क्षेत्र में सुरक्षा और वृद्धि। एंड इसको लॉन्च किया गया था 10 मई 2020 को मिशन सागर को, ताकि जो कोविड-19 रिलेटेड असिस्टेंस है कंट्रीज को वो दिया जा सके इंडियन ओशन रीजन में। तो इंडियन ओशन रीजन में जो भी आइलैंड कंट्रीज हैं, जो भी कंट्रीज जिनको सपोर्ट चाहिए उनके लिए इंडिया अपना असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड करती है कोविड-19 से रिलेटेड। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट मिशन सागर 2। मिशन सागर 2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इट वॉज लॉन्च्ड इन 2017 में लॉन्च किया गया था। तो ये कथन सही है, गलत है? इट एम्स टू प्रोवाइड मिलिट्री असिस्टेंस टू नेबरिंग कंट्रीज इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि दोनों ही कथन गलत हैं। ये लॉन्च 2020 में हुआ था और ये सिर्फ बे ऑफ बंगाल रीजन में लाई नहीं, जो भी इंडियन ओशन में रीजन में लाई करने वाली जितनी भी कंट्रीज हैं उनको ही कोविड-19 रिलेटेड जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज टाइफून गोनी, एक जो तूफान है जिसका नाम गोनी है, गोनी रखा गया है, वो एशिया का सबसे पावरफुल स्टॉर्म कहा गया है उसको 2020 का। इसने ईस्टर्न फिलीपींस को हिट किया है, इस पर अपना प्रभाव छोड़ा है और ये 18th टाइफून है इस कंट्री पे हिट करने वाला इस साल में। इसकी वजह से काफ़ी भारी बारिश हुई है और काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं पूरे डिफरेंट रीजन्स में जो उधर फिलीपींस में लाई करते हैं। और जो वेदर ब्यूरो है फिलीपींस का, उसने अभी ट्रॉपिकल स्टॉर्म को सुपर टाइफून से टाइफून की कैटेगरी में डाल दी, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो कम हो गई है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, तो स्पीड के बेसिस पे इनको जो है कहा जाता है कि सुपर साइक्लोन होंगे, सुपर टाइफून होगा या क्या होगा। ठीक है, या फिर खाली इसको स्टॉर्म कहा जाएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं जो ओशियंस के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में और फिर कोस्टल एरियाज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो समुद्र में बनने वाले ये एक जो है तूफान होते हैं और जैसे जैसे मतलब ये जो है कोस्टल एरियाज की तरफ मूव करते हैं और जब ये कोस्टल एरिया को हिट करते हैं फिर ये ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इनको मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। जब तक मॉइस्चर रहता है तब तक जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो बढ़ते रहते हैं, उनकी स्पीड इंक्रीज होती रहती है। ये डेवलप होता है मेनली ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ओवर लैंड एंड सी। तो ये मुख्य रूप से भूमि और समुद्र पर अंतर हीटिंग के कारण विकसित होता है, क्योंकि जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा होता है, वहीं पे जो सी है वो देर में पानी गर्म होता है और देर में ही अपनी हीट को रिलीज करता है। तो डिफरेंशियल हीटिंग यहाँ पर होती है जिसके कारण उत्पन्न होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। टाइफून्स जो है ये ट्रीज को डैमेज कर सकते हैं, बिल्डिंग्स को, ह्यूमन लाइफ और लाइवलीहुड, मतलब कि पूरी तरह से जो डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ वो हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, ये जो साइक्लोन्स हैं इनको डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है मैचिंग फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली पीसीएस एग्जाम्स में। तो फिलीपीन आइलैंड्स, कोस्ट ऑफ चाइना और जापान में साइक्लोन्स को टाइफून्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। वहीं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में इसको नॉर्मल साइक्लोन्स के नाम से जाना जाता है। यूएस और मेक्सिको में इसको टर्नाडोज के नाम से जाना जाता है।
और वेस्ट इंडीज और कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा में इसको हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज हिट बाय टाइफून गोनी? निम्नलिखित देशों में से कौन सा तूफान गोनी से प्रभावित है? जापान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका एंड फिलीपींस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज फिलीपींस। नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने कहा है बेलारस को कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको तुरंत ही रिहा किया जाए और जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं जिनको डिटेन किया गया एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको भी छोड़ा जाए। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा था कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो कि अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीते थे, तो लोगों को लगा कि इसमें इलेक्शंस में धांधलीबाजी की गई है, इसीलिए उन्होंने जो है एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। तो काफ़ी लोगों को जेल में डाला गया बेलारस में। तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने कहा है बेलारस को कि ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि प्रदर्शन करना गलत बात नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये पार्ट है और इंडिपेंडेंट मीडिया होनी चाहिए। तो जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भी हटा देने चाहिए। बेलारस की हम बात करें तो ये कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में। देखिए यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं बेलारस को। ठीक है, ये अपना बॉर्डर इधर रशिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन के साथ शेयर करता है। इसकी कैपिटल मिन्स्क है और करेंसी बेलारूशियन रूबल है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है वो करंट प्रेसिडेंट है यहाँ पर। क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं? देखिए दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर रहना है कि कंट्री से रिलेटेड ये भी पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंट कौन है, या फिर नाम देकर आपसे पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री के वो हेड है करके। सो बेलारस, स्वीडन, नॉर्वे एंड लातविया। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज बेलारस। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आपको इस सेशन पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।